हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर हमारा चल रहा है, 5वां चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठ रसायन। ठीक है, इस चैप्टर में हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण पढ़ाया था और हमने आपको वहाँ पर बताया था कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला था द्रव स्नेही या द्रव रागी या उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन और दूसरा था द्रव विरोधी या द्रव विरागी या अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन। इनके बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के मध्य में अधिक लगाव होता है या जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है तो उसे हम कहने लगते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, और जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखेगी उसे हम कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन थे उनका स्थायित्व अधिक था क्योंकि इनका जो स्कंदन या अवक्षेपण था वो आसानी से नहीं हो पाता था। ठीक है ना। इसके बाद यदि अगर द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का अवक्षेपण हो भी जाता था तो इनके अवक्षेप से हम पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते थे और इस प्रकार हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन को कहने लगते थे उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन। ठीक है ना। और जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन था उसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम था। वही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में जस्ट उल्टा हो रहा था कि जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखती है और इनका अवक्षेपण आसानी से हो जाता है। अवक्षेपण आसानी से होने के कारण इनका स्थायित्व कम होता है और इनके अवक्षेपण से प्राप्त अवक्षेप से पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इनको कहा जाता था अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन। और जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं उनका जो पृष्ठ तनाव होता है वो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर या समान हो जाता है। अब हम इन्हीं के अंतर की बात करते हैं। लिख सकते हैं द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर। अब एक चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं इन कोलाइडी विलयनों को हम द्रव रागी कोलाइडी विलयन या उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। तो वहाँ पर ये आपसे घुमाकर भी पूछ सकते हैं कि उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय कोलाइड में अंतर बताइए या द्रव रागी तथा द्रव विरागी कोलाइड में अंतर बताइए। तो वो इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमसे चाहे द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन पूछें या द्रव रागी तथा द्रव विरागी कोलाइडी विलयन में पूछें या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन में पूछें तो तीनों में हमें अंतर यही देने हैं क्योंकि ये नाम जो हैं इन्हीं के दूसरे नाम हैं। ठीक है। अब जैसे बात करते हैं कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी या द्रव रागी और द्रव विरागी या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कोलाइड में अंतर क्या है। पहला अंतर तो आपके पास है डेफिनीशन से कि जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है और द्रव विरोधी में हम कह सकते हैं कि इनमें जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखती है। इसमें क्या लिखेंगे कि
द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है, और इसमें लिखेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखती है। पहला अंतर हो गया हमारे पास। दूसरा अंतर है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अधिक स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं आपको मालूम है, क्योंकि इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। और जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं वो कम स्थायी होते हैं, क्योंकि इनका जो अवक्षेपण है वो आसानी से हो जाता है। तो दूसरा अंतर हो गया कि ये अधिक स्थायी होते हैं और ये कम स्थायी होते हैं। ठीक है ना, ये क्या मीन्स है, द्रव स्नेही कोलाइड। तो ये अधिक स्थायी होते हैं और ये कम स्थायी होते हैं। तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का स्कंदन आसानी से नहीं होता है और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन आसानी से हो जाता है। यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं कि इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता है। और इधर हम क्या लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। ठीक है, चौथा देखेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट है कि द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन होते हैं, इन विलयनों को हम उत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कोलाइड। तो हम कह सकते हैं कि ये उत्क्रमणीय कोलाइड हैं। और जो द्रव विरोधी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड है, यानी कि जो द्रव स्नेही हैं वो उत्क्रमणीय कोलाइड हैं और जो द्रव विरोधी हैं वो अनुत्क्रमणीय कोलाइड है। इसके बाद में पांचवा अंतर क्या है, पांचवा अंतर है आपके पास कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। और इधर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के लगभग समान या बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव होगा वो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होगा, जबकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का जो पृष्ठ तनाव होगा वो परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर हो जाएगा। तो हमने आपको इसमें 5 अंतर दिए हैं। पहला अंतर है हमारे पास कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से अधिक लगाव रखती है। इसमें हम क्या लिखेंगे, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम से कम लगाव रखती है। दूसरा अंतर हमने आपको बताया है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन अधिक स्थायी होते हैं। इधर क्या लिखेंगे, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कम स्थायी होते हैं। तीसरा हमने आपको क्या बताया है कि इनका स्कंदन यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन आसानी से नहीं होता है और द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन आसानी से हो जाता है। चौथा हमने आपको क्या बताया है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उन्हें उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड को हम उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड को हम अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। पांचवा हमने आपको क्या बताया है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव से कम होता है। और इधर क्या हो जाएगा, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम के पृष्ठ तनाव के लगभग समान होता है। ठीक है, अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दोनों में एग्जाम्पल दे देना। हमने आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन दोनों के एग्जाम्पल बता दिए हैं आगे के वीडियो में। तो अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है हमारे पास टॉपिक।
देखो हमारे पास आगे टॉपिक है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण करेंगे। मुख्य रूप से हम कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण ही पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण पढ़ लिया है। इसके बाद में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण के आधार पर हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि जो परिक्षेपण माध्यम है उसकी प्रकृति के आधार पर, यानी कि जो परिक्षेपण माध्यम है उसकी प्रकृति है क्या। अगर परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण किया जाए तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं इस आधार पर जब वर्गीकरण करने जाएंगे तो उन्हें 4 वर्गों में बांटेंगे। पहले में आपका आएगा एरोसॉल, दूसरे में आएगा हाइड्रोसॉल, सॉल का मीन्स होता है कोलाइडी विलयन, हाइड्रोसॉल, तीसरे में आपका आ जाएगा एल्कोसॉल और चौथा हो जाएगा आपका बेंजोसॉल। यानी कि परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है एरोसॉल, दूसरा हो जाएगा हाइड्रोसॉल, तीसरा हो जाएगा एल्कोसॉल और चौथा आपका हो जाएगा बेंजोसॉल। बात करते हैं सबसे पहले प्रकार की एरोसॉल। एरोसॉल का मीन्स क्या है कि ऐसा कोलाइडी विलयन होना चाहिए जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस हो। हम कह सकते हैं कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम गैस होती है या गैस होता है उसे हम एरोसॉल कहते हैं। ठीक है ना। केवल क्या होना चाहिए, परिक्षेपण माध्यम हमारे पास गैस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था चाहे हमारे पास ठोस हो या द्रव हो या कुछ भी हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम जब भी परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो सिर्फ परिक्षेपण माध्यम की बात करेंगे। तो जो एरोसॉल होते हैं, एरोसॉल में जो परिक्षेपण माध्यम होता है वो आपका क्या होता है, गैस। ठीक है। जैसे इसमें हम एग्जाम्पल की बात कर लें, धुआं आपने पीछे पढ़ा होगा ठोस एरोसॉल में, जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस और परिक्षेपण माध्यम गैस थी। दूसरा था वायु में धूल के कण, वायु में धूल के कण। इसी प्रकार इसमें हो जाएगा कोहरा, बादल। जो कोहरा और बादल हैं ये सभी द्रव एरोसॉल हैं और ये आपके हो गए हैं ठोस एरोसॉल। इन सभी में क्या है कि जो परिक्षेपण माध्यम है वो क्या है, गैस है। यानी कि वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षेपण माध्यम गैस होता है उन्हें हम एरोसॉल कहते हैं। एग्जाम्पल में धुआं है, वायु में धूल के कण हैं, कोहरा है और बादल है। ठीक है। तो आगे के जो 3 प्रकार हैं वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। घर पर पढ़ते रहिएगा कायदे से, क्योंकि आपके जो बोर्ड के पेपर हैं वो भी मार्च में होने हैं। ठीक है। तो थोड़ी मेहनत कीजिएगा सभी लोग, और जो भी हम आपको प्रश्न भेजते हैं तो उन प्रश्नों का आंसर आप लोग अवश्य दिया करें। जैसे कल हमने 3 प्रश्न भेजे थे, किसी भी सिंगल बच्चे ने कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो जो प्रश्न आपको भेज रहे हैं वो आप ग्रुप में सेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो व्हाट्सएप पर्सनल नंबर है उस पर्सनल नंबर पर आप भेज सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रुप में आपके द्वारा कोई भी मैसेज नहीं भेजा जा सकता है। ग्रुप में सिर्फ जो भी अध्यापक लोग हैं केवल वही भेज पाएंगे आपके पास, और आप लोग नहीं भेज पाएंगे। तो ग्रुप में ना भेजने की कोशिश करें। जितने भी मैसेज हैं वो आप सभी लोग हमारे पर्सनल नंबर पर भेजें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।